हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे और उस हिंदी साहित्य के इतिहास में हम रीति काल तक पहुंच गए हैं। यानी आदिकाल और भक्ति काल है, उसका अध्ययन हमने कर लिया है। अब जो सारी जो क्लासें हैं, उन सारी क्लासों का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपने जो भी क्लास नहीं देखी है, अगर आप कंटिन्यू देखते आ रहे हैं तो आपको अच्छे से हिंदी साहित्य का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक है, आप जाकर देख सकते हो। रीतिकाल के अंदर जो कल वाली क्लास थी उसके अंदर हमने केशवदास के बारे में पढ़ा था और आज हम बिहारी के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरी बात, ये जो नोट्स है, इस नोट्स को मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जरिए आपको उपलब्ध करा दूंगा। टेलीग्राम को आप ज्वाइन करना चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, और व्हाट्सएप से अगर लेना चाहिए तो मेरे हिंदी साहित्य की 21 नंबर क्लास है, उसके अंदर मेरे व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मेरे को हाई लिख के भेज दीजिए, मैं आपको ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा। और जो उसमें अभी जो हमारे व्याकरण है वही नोट्स उपलब्ध है। अभी जो हिंदी साहित्य का इतिहास है ये कंप्लीट नहीं हुआ, जैसे ही कंप्लीट होगा ये भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और वीडियो को आप लाइक बहुत कम करते हो, देखने के बाद लाइक करने से कुछ नहीं जाता है। आप सोचते हो कि हमारे एक लाइक से क्या हो जाएगा, पर आप लाइक जरूर करें। अब बात करें हम बिहारी की, तो जो बिहारी है ये हमारे रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि भी है, यानी बिहारी है और रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि भी है, और इनकी सिर्फ एकमात्र रचना है और उस एकमात्र रचना से ये बहुत ही प्रसिद्ध हो गई। बात करें इसके जन्म की तो 1595 ईस्वी इसका जन्म था और 1663 ईस्वी इसका मृत्यु। तो ये जो निधन, जो मृत्यु डेट है ये और जो जन्म डेट है ये आपको अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि पूछा जाता है बिहारी की जन्म और मृत्यु के बारे में अक्सर पूछा जाता है। जन्म स्थान की बात करें तो ग्वालियर में इसका जन्म हुआ था। 1595 ईस्वी में इनका जन्म कहां हुआ था? ग्वालियर में हुआ था, और मृत्यु 1663 ईस्वी में हुई थी। बात करें प्रमुख पंक्ति की, तो ये पंक्ति है जो इन बिहारी से संबंधित है और अक्सर पूछी भी जाती है कि ये पंक्ति किससे संबंधित है। जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुखद मथुरा बसी ससुराल। यानी ये कह रहा है कि जन्म है वो तो इनका ग्वालियर में हुआ था, इस लाइन से पता चलता है। खंड बुंदेले बाल, और बुंदेलखंड के अंदर इनका जो बालपना था, बचपन था, वो बीता। जन्म ग्वालियर में हुआ था और बुंदेलखंड में इसका बचपन बीता। तरुणाई आई सुखद मथुरा, यानी जो मथुरा है उस तरुणाई आई सुखद मथुरा बसी ससुराल, यानी जो तरुणाई और जो ससुराल है वो कहाँ है इसका? मथुरा में है। मथुरा के अंदर इसका क्या है? ससुराल है। तो इस लाइन से पता चलता है, और ये लाइन अक्सर देखकर पूछा जाता है कि ये लाइन किससे संबंधित है, तो ये लाइन बिहारी से संबंधित है। रचना की बात करें तो एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, यानी इनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। रचना काल की बात करें तो 1662 ईस्वी, यानी देखिए 1663 में इनकी मृत्यु हो गई थी और 1662 में ये रचना, यानी मृत्यु के एक साल पहले ये रचित है। 1595 ईस्वी जन्म, 1662 ईस्वी में ये रचना हुई और 1663 ईस्वी में मृत्यु हुई। यानी रचना कब हुई? जब इनकी मृत्यु हुई उसके एक साल पहले ही हुई। कुल पद, कुल छंद की बात करें तो 713, यानी 713 इसके अंदर छंद है। किसके? बिहारी सतसई के अंदर, जो बिहारी की एकमात्र रचना है उसमें 713। ये भी कई बार पूछा गया है बिहारी सतसई में कितने छंद है, तो 713 छंद है। भाषा की बात करें तो इसमें ब्रज भाषा, यानी ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। काव्य स्वरूप की बात करें तो ये मुक्तक है, यानी प्रबंधात्मक शैली में नहीं लिखी गई, मुक्तक है। एक दोहा कहीं का भी है, एक दोहा किसी से संबंधित है, अलग अलग दोहे है इसके अंदर, एक विषय से संबंधित दोहे नहीं है, तो इनकी एक मुक्त रचना हो गई। प्रबंध में क्या होता है कि वो एक स्टोरी की तरह आगे से आगे बढ़ती चलती है, यानी जो पीछे वाली जो घटना होती है उसका संबंध आगे वाली घटना से होता है। प्रधान रस की बात करें तो इसके अंदर श्रृंगार रस है, यानी इस पूरी रचना के अंदर क्या है? श्रृंगार रस है। और संयोग श्रृंगार की प्रधान है, यानी वियोग श्रृंगार न है, ज्यादा क्या है? श्रृंगार है, वो संयोग श्रृंगार है। बात करें पिता की तो केशव राय नाम था इनके पिता का, बिहारी के पिता का। आश्रयदाता, यानी ये कहां रहते थे, जिसके आश्रय में रहते थे, तो जयपुर के कछुआ शासक मिर्जा राजा जयसिंह,
देखो, एक है सवाई राजा जयसिंह और एक है मिर्जा राजा जयसिंह। तो यहाँ कंफ्यूजन पैदा करता है, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हम कंफ्यूजन हो जाते हैं कि भाई मिर्जा राजा जयसिंह था या सवाई राजा जयसिंह था। तो जिसके आश्रय में रहते थे बिहारी, बिहारी जिसके आश्रय में रहते थे वो मिर्जा राजा जयसिंह था, मिर्जा राजा जयसिंह था। बिहारी को रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि माना जाता है, ये बात मैंने आपको ऊपर पहले ही बता दी है। बिहारी को निम्न पद पर काली पहाड़ी नामक गांव पुरस्कार में दिया गया, यानी काली पहाड़ी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहारी को पुरस्कार में कौन सी जगह दी गई, तो काली पहाड़ी नाम की जो जगह है वो बिहारी को पुरस्कार के रूप में दी गई मिर्जा राजा जयसिंह ने, यानी मिर्जा राजा जयसिंह ने इनको ये दी थी काली पहाड़ी। वैसे मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में रहते थे, पर जो काली पहाड़ी की जो है ना वो मिर्जा राजा जयसिंह ने न देकर, हाँ ही तो मिर्जा राजा जयसिंह की संपत्ति तो भाई जो राजा था उसकी थी, परंतु ये जो इनकी रानी थी उस रानी के द्वारा इनको ये जो दी गई थी। अब जो मिर्जा राजा जयसिंह है उनके बारे में एक जो लाइन है, ये दोहा है, ये देखो प्रसिद्ध है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विवाह इही काल, अली कलही शो बंध्यो, आगे कौन हवाल। देखो, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कलही शो बंध्यो, आगे कौन हवाल। ये बिहारी ने उस टाइम कही थी कि जी राजा जयसिंह उसका एक नई नवेली दुल्हन थी जिसकी उम्र कम थी और उससे शादी हुई थी। तो राजा पूरा सारा दिन राग रंग के माहौल में रहता था, बाकी जो राजकाज क्या हो रहा है, प्रजा कैसी है, उसके बारे में उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। तो तब बिहारी ने कहा था नहीं पराग नहीं मधुर मधु, यानी अभी तो इसके अंदर कोई पराग नहीं आया है, ना ही इसके अंदर कोई मधुर यानी मीठा कोई रस है, नहीं विकास इही काल, और ना ही इसका अभी कोई विकास हुआ है। ठीक है, अली कली ही सो बंदियो, आगे कौन हवाल, यानी अभी तो ये कली है यानी छोटी है, उस कली के साथ में भी अगर आप इस तरह से बंध गए हो तो आगे कौन हवाल, यानी आगे आपका क्या होगा। ये बात बिहारी ने कही थी जयसिंह के बारे में, जो मिर्जा राजा जयसिंह है। इनके दत्तक पुत्र ने बिहारी सतसई की सर्वप्रथम टीका लिखी, यानी इनके जो पुत्र थे उन पुत्र ने इनकी सर्वप्रथम टीका लिखी। कृष्ण कवि ने बिहारी सतसई के प्रत्येक दोहे पर सव्या छंद बनाया है, यानी जो दोहा छंद में थी, बिहारी सतसई दोहा छंद में थी, और जो कृष्ण कवि है उस कृष्ण कवि ने बिहारी सतसई के प्रत्येक जो दोहे है उनको सव्या छंद में लिखा है। संपूर्ण यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं होती, जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन मोस्ट लाइन ने पूछा गया है। यानी पूरे जो यूरोप है, पूरा यूरोप महाद्वीप है, उस महाद्वीप में यानी जो गिरियसन का मानना है कि पूरे जो यूरोप है उस यूरोप के अंदर इस बिहारी सतसई के समान कोई भी रचना आज तक नहीं रची गई है। बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी डॉक्टर पदम सिंह शर्मा ने कहा है, यानी बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी किसने कहा है, पदम सिंह शर्मा ने कहा है। हिंदी साहित्य में देव बड़े या बिहारी इस विवाद के वास्तविक जन्मदाता मिश्र बंधु माने जाते हैं, यानी मिश्र बंधु है, उन्होंने कहा है कि हिंदी साहित्य में देव बड़े या बिहारी इस विवाद के वास्तविक जन्मदाता कौन है, मिश्र बंधु। यानी एक बार इनके बीच में विवाद हो गया था कि जो देव कवि है वो बड़े है या बिहारी बड़े है, इनके जो वास्तविक जन्मदाता ये विवाद पैदा करने वाले वो कौन थे, मिश्र बंधु थे। रसिकों के हृदय का घर बिहारी सतसई को कहा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी रसिक, हजारी क्या थे, रसिक थे, रस में डूबे हुए थे। तो रसिकों के हृदय का घर बिहारी सतसई को किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। सूरदास की राधा मूक है, यानी जो सूरदास ने जो रचना की है उन रचना के अंदर जो कृष्ण और राधा से संबंधित जो रचनाएं हैं उसके अंदर जो सूरदास की राधा है वो क्या है, मूक है, यानी कम बोलती है, पर बिहारी की राधा वाचाल है, यानी ज्यादा बोलने वाली है। बिहारी सतसई का प्रथम छंद, बिहारी सतसई का प्रथम छंद पूछा गया कई बारी, देखिए, मेरी भऊ बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुती होई। यानी ये राधा को जो
सर्वप्रथम जो रचना हम स्टार्ट करते हैं जैसे गणेश जी को मनाते हैं, उसी प्रकार इन्होंने सर्वप्रथम राधा जी को मनाया, अपनी लाइन जो रचना की है। तो उसमें सर्वप्रथम जो पहला दोहा वो है, मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोई, यानी राधा से कहते हैं कि जो संसार में मेरे जो भव यानी संसार है, इस संसार में जो मेरी बाधाएं हैं, जो कष्ट है, उसको आप हरो। जातन की झाई परे श्याम हरित दूती हुई, यानी जिसकी झाई का मतलब छाया पड़ते ही जो श्याम हरित दूती हुई, यानी श्याम है वो भी अच्छे प्रकाश में परिवर्तित, यानी जहां अंधकार होता है वो अंधकार प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। तो ये इसका दो अर्थ निकलता है, ये जातन की झाई पर श्याम हरित दूती हुई, यानी जो श्याम है वो श्याम भी क्या है, हरे रंग के हो जाते हैं। इस प्रकार की भी एक इसकी जो निकलता है, तो इसके दो अर्थ निकलते हैं। प्रधान यही है कि जो इसको बिहारी ने वो सर्वप्रथम मैंने राधा को अपनी जो कष्ट है उस कष्टों के बारे में बताया कि भाई मेरे संसार के अंदर जो कष्ट है वो सारे कष्ट आप हरो। आगे देखो, आगे है बिहारी सतसई की फारसी टीका, फिरंगी सतसई आनंदी लाल शर्मा जोशी, यानी जो बिहारी सतसई है उसकी एक फारसी में टीका लिखी गई, फारसी भाषा में फिरंगी सतसई नाम से, वो आनंदी लाल शर्मा ने लिखी है। सतसई परंपरा का संपूर्ण ग्रंथ गाहा सप्तशती हाल कवि द्वारा, यानी जो सतसई परंपरा का सर्वप्रथम जो ग्रंथ है, यानी सतसई जो सतसई लिखने की परंपरा, जैसे बिहारी सतसई और तो सर्वप्रथम जो सतसई लिखी गई उसके अंदर जो गाहा सप्तशती है उसका नाम आता है जो हाल कवि की रचना है। ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा भाव प्रकट करने वाले एकमात्र कवि है बिहारी, यानी जो बिहारी है उन्होंने ग्रामीण जो संस्कृति है उसके प्रति घृणा का भाव प्रकट किया है। तो ये भी याद रखना है, ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा का भाव प्रकट करने वाले एकमात्र कवि कौन है, बिहारी है। बिहारी धवनी संप्रदाय के कवि माने जाते हैं। बिहारी कौन है, धवनी संप्रदाय के, जैसे केशव का नाम आया था, केशव क्या है, अलंकार संप्रदाय के, ठीक है, तो केशव का संबंध अलंकार से था, ठीक है, तो उसी प्रकार बिहारी का क्या धवनी संप्रदाय से था। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लास्ट में जो क्लास लेंगे तो जितने भी कवि है जो सारे धवनी संप्रदाय थे उनका एक जगह कर देंगे, और जो अलंकार संप्रदाय थे उनको एक जगह, यानी एक क्लास अलग ले लेंगे। तो अभी याद रखना है आपको कि जो केशव है वो अलंकारवादी आचार्य थे और बिहारी है वो धवनी संप्रदाय से संबंधित कवि थे। बिहारी का प्रेम संबंधी दृष्टिकोण यथार्थवादी है। यथार्थ का मतलब हकीकत होता है। बिहारी सतसई की प्रमुख टीकाएं, यानी बिहारी जो सतसई है उसकी अलग अलग टीकाएं लिखी गई, तो किस किस ने उनकी टीकाएं लिखी ये देख लेते हैं हम। एक लाल चंद्रिका, लाल चंद्रिका जो लल्लू लाल जी ने लिखी थी, किसने लिखी थी, लल्लू लाल जी ने। बिहारी रत्नाकर, ये जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखी है। तो लाल चंद्रिका तो लल्लू लाल जी ने लिखी है और बिहारी रत्नाकर है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखी है। आपको देखो लाल चंद्रिका तो लल्लू लाल, लाल से आप पकड़ लोगे, और बिहारी रत्नाकर है तो रत्नाकर से पकड़ लोगे, जगन्नाथ दास रत्नाकर, याद रह जाएगा। आगे नोट है, किसी भी रचना के नाम में भूषण आभरण ललित नाम दिखाई दे तो उसकी विषय वस्तु अलंकार होती है। याद रखना है कि किसी भी, जैसे भाषा भूषण, भाषा भूषण रचना है, तो ये जो इस प्रकार की जो रचनाएं है जिनके भूषण लगा हुआ हो, जिसके आभरण लगा हुआ, जिसके ललित लगा हुआ, ऐसा लगा हुआ हो, तो वो क्या हो जाता है कि वो रचनाएं हैं वो अलंकार, उसकी विषय वस्तु है अलंकार हो जाती है, यानी उसके अंदर अलंकारों का प्रयोग किया गया है, उसकी विषय वस्तु क्या है, अलंकार है। कई बार पूछा जाता है, जैसे पूछ लिया कि भाषा भूषण की विषय वस्तु है तो उसमें अलंकार है। इस प्रकार विषय वस्तु श्रृंगार भक्ति व नीति की त्रिवेणी आचार्य शुक्ल, यानी जो इसकी विषय वस्तु है बिहारी सतसई की, उसमें क्या है, श्रृंगार है, भक्ति है और नीति है, यानी इनके जो नीति के भी दो ये है, भक्ति के भी है और श्रृंगार के भी है। ये जो त्रिवेणी है, तीन जो ये गुण मिलते हैं, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, यानी श्रृंगार भक्ति व नीति की त्रिवेणी है। विशेषता भाषा की समाज शक्ति व कल्पना की समाहार शक्ति, यानी विशेषता की बात करें तो इसमें जो भाषा की समाज शक्ति यानी समासों का प्रयोग किया गया है, और कल्पना की समाहार शक्ति यानी बहुत सारी कल्पनाएं इसके अंदर की गई है बिहारी सतसई में। ये दोहे क्या, ये तो रस की छोटी छोटी पिचकारियां हैं, आचार्य शुक्ल ने कहा था। किसके बारे में कहा था, बिहारी सतसई के बारे में। यानी बिहारी सतसई के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि ये दोहे क्या, ये तो रस की छोटी छोटी पिचकारियां हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है।
सत सैया के दौरे जो नावक के तीर, नावक का मतलब शिकारी होता है, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। यानी ये जो ऊपर वाली लाइन है, ये दो ये क्या, ये तो रस की छोटी छोटी पिचकारियां हैं। ये लाइन किसने कही थी? तो ये लाइन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही थी। और सतसैया के दौरे जो नावक के तीर, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर, यानी सतसैया के दो ये है वो छोटे लगते हैं, परंतु ऐसे जैसे नावक के तीर यानी जो शिकारी का तीर होता है, देखने में छोटा लगे पर घाव करे गंभीर। ये बात आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कही थी। ठीक है, तो ये दोनों लाइनें अलग अलग आपको याद रखनी है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की है और वो ऊपर वाली है वो आचार्य शुक्ल की है। अब बिहारी सतसई की प्रमुख पंक्तियां, यानी बिहारी सतसई की कुछ पंक्तियां जो देखकर अक्सर पूछे हैं। जो जो बूढ़े श्याम रंग, त्यो त्यो उजलू होई विरोधाभास अलंकार। यानी ये विरोधाभास अलंकार इस प्रकार हो गया। ये कह रहा है जो जो बूढ़े श्याम रंग, त्यो त्यो उजलू होई, विरोध प्रकट हो रहा है। इसके विरोध कैसे प्रकट हो रहा है कि जैसे जैसे हम श्याम रंग में डूबते, श्याम का मतलब काला होता है, कि काले रंग में डूबते हैं तो हम उजलू हो जाते हैं। उजलू का मतलब होता है सफेद हो जाते हैं। तो देखिए, अब जब काले रंग में डूबेंगे तो हम उजलू कैसे, यानी सफेद कैसे होंगे? तब तो काले ही होंगे। परंतु इसका विरोध हो रहा है, विरोध पर हमारे को देखने में तो इसका अर्थ ऐसे हो रहा है, पर ये ऐसे कह रहा है जो जो बूढ़े श्याम रंग, त्यो त्यो उजलू है। नहीं, श्याम रंग का मतलब भगवान, जो कृष्ण भगवान है, उस भगवान में जैसे, उसकी भक्ति में जैसे जैसे डूबते हैं तो हमारे जो अंधकार है वो अंधकार धीरे धीरे खत्म हो जाता है और हम धीरे धीरे प्रकाश की ओर बढ़ने लगते हैं। इसका अर्थ इस प्रकार निकलता है। तो इसलिए इसमें विरोधाभास अलंकार है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोए करे भोनी हंसे देन कट्टी नहीं जाए। यानी यमक अलंकार है। यानी ये कह रहा है जैसे ये लालच और ये लाल दोनों का अलग अलग अर्थ है। यहाँ जो लालच डबल शब्द आया ना, तब अलंकार है वो यमक होता है। ये अलंकार हम जब पढ़ेंगे तो आपको विस्तार से अच्छे से समझाएंगे। तो देखो ये दो आगे यहाँ, इसलिए इसमें यमक अलंकार हो गया। ये कह रहा है कि एक बार जो भगवान कृष्ण की है उसकी मुरली को ये गोपियों ने छुपा लिया था, तो ये कह रहे लुकाई, देखो आप कहना लुका लियो। तो ये इस प्रकार का शब्द जो मारवाड़ी शब्द है, तो ये लुकाई का मतलब। तो बतरस लालच लाल की मुरली दरी लुकाई, सोए करे भोनी हंसे देन कहीं नती जाए। यानी ये जो मुरली को अपने रख लिया और ये फिर देने का इनका मन नहीं कर रहा है, परंतु इसकी जो सोए करे, यानी इसका मन तो करता है कि दे या नहीं दे। तो इसकी जो भोने, जो आंखें हैं, वो थोड़ी थोड़ी इसे लग रही है हंसने जैसी, कि उनका मन तो कर रहा है कि भाई दे दिए, फिर एक बार करती है नट जाती है कि नहीं है हमारे पास में। इस प्रकार की घटनाएं यमक अलंकार इसके अंदर। अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग, विरोधाभास अलंकार। इसके अंदर ही जो ये कह रहा है कि अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग, यानी ये कह रहा है कि जो बूढ़े आदमी है वो सब तर गए हैं। इस प्रकार एक तो अर्थ निकला है। और दूसरा बात इस लग रहा है कि जो जो डूबे किसके, जो श्याम के रंग में, वो सब तर गए। इस प्रकार इसमें विरोधाभास, यानी दो अर्थ निकल रहे हैं इसके। आगे नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली शो बंध्यो आगे कौन हवाल। अन्योक्ति अलंकार है इसके अंदर। यानी ये जो अभी मैंने आपको बताया है जो जय सिंह से संबंधित थी। स्वार्थु सुकृतु न श्रम वृथा, देखी विहंग विचारी, बाज पराए पानी परे तू पंछी नु मारी। यानी ये भी अन्योक्ति अलंकार है। ये भी कहा गया है कि जो बाज से संबंधित हमारे जो शिवाजी थे और उस शिवाजी के दरबार में जैसे जय सिंह रहते थे, तो ये जो शिवाजी हमारे जैसे इधर जैसे राजपूत समाज से थे, और ये वो जो जिस दरबार में ये रहते थे, कौन, जय सिंह, तो ये जो मुगलों का दरबार था, तो ये मुगलों की खातर जो ये शिवाजी और जो जय सिंह थे ये राजपूत थे, परंतु ये जो इनके विरुद्ध चलते थे क्यों, मुगलों के दरबार में रहके। तो इसलिए इन्होंने कहा था कि तू स्वार्थ शुक्र, तू अपने स्वार्थ के लिए तू जो वर्षदा वे देखी विहंग विचारी, यानी तू बिना विचार के ही अपने जो समाज के उनको मार रहा है। बाज के हिसाब से कहा है कि बाज क्या करता है कि बाज जो पक्षियों को मारता है, तो पक्षी और बाज दोनों ही पक्षी है, तो अपने समाज के लोगों को मारता है। तो तू इस क्रिया मत कर। ये जो जय सिंह के बारे में इन्होंने कहा था। तो अन्योक्ति अलंकार है इसके अंदर। तो ये जो कुछ लाइनें अर्थ तो हम जैसे हमारे जैसे सिलेबस में होगा तो आपको अच्छे से मैंने मोटा मोटी आपको इसको समझा दिया। बाकी एक एक शब्द का अर्थ तो ऐसे समझे तो क्लास थोड़ी लंबी होती है। बाकी ये जो लाइनें देखकर पूछा जाता है कि लाइनें किससे संबंधित है, बाकी जैसे हमारे सिलेबस में होगी, जैसे मान लिया बिहारी सत से अगर सेकंड ग्रेड हुआ, फर्स्ट ग्रेड हुआ, सिलेबस में डाल देते हैं, तो वहां पर हम जितने दोए देते हैं, जैसे मान लो 10 दोए
या 20 जितने देते हैं, तो उनका एक-एक अर्थ विस्तार से पढ़ेंगे कि कौन से शब्द में कौन सा अलंकार है, कौन से शब्द का कौन सा अर्थ निकल रहा है, वो हम विस्तार से बाद में देखेंगे। अभी मैंने मोटा-मोटी आपको ऐसे ही बता दिया है। तो ये बिहारी शब्द से कुछ महत्वपूर्ण जो लाइनें थी जो मैंने बता दी है, और बिहारी से संबंधित लगभग इतने ही पॉइंट बनते हैं जो मैंने आपको इस क्लास के अंदर ले लिए। आगे जो कवि है वो भूषण कवि है, जो हम अगली क्लास में करेंगे। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो